अस्सलामुअलैकुम सामीन और प्यारे दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं एक और पॉडकास्ट एपिसोड के साथ जिसमें हम गुफ्तगू करेंगे थायराइड की बीमारियों के इलाज के बारे में और डॉक्टर साहिबा से सवालात पूछेंगे उनकी एक्सपर्ट एडवाइस के लिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहिबा को खुशुमदीद कहना चाहूँगा आज के एपिसोड में और सामीन को बताना चाहूँगा कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के सबसे मारूफ एंडोक्रोनोलॉजिस्ट डॉक्टर आयशा जी। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप ठीक होंगी। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपको भी खुशामदीद अपने पॉडकास्ट जिसका नाम है हार्मोन्स एंड हैप्पीनेस के तीसरे एपिसोड में। और ये बड़ी खुशी की बात है कि लोग हमारे साथ पहले एपिसोड से कनेक्टेड हैं और जनरली ये देखा गया है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और अगर कोई क्रेडिबल सोर्स हो जो कि एक्सपर्ट डॉक्टर हो तो लोग बहुत तवज्जो से उस चीज़ को सुनते हैं। और ये बात हमें इन पॉडकास्ट के रिस्पॉन्स में मिलने वाली फ़ीडबैक से पता चलता है कि लोग इस चीज़ से कितना ज़्यादा मुतमईन हैं और वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं मज़ीद एपिसोड्स की। और हमने वैसे तो डेफिनेटली सीरीज़ को लेके चलेंगे, लेकिन यह है कि अगर ऑडियंस कोई अपने टॉपिक्स हार्मोनल हेल्थ के हवाले से सजेशन सबमिट कराना चाहें तो हम डेफिनेटली उस पर भी एक एपिसोड कर सकते हैं। लेकिन हमारी वैसे कोशिश ये ज़रूर होगी कि हम तमाम जो आम हार्मोनल बीमारियां हैं उन पर लाजमी बातचीत कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछले 2 एपिसोड्स में हमने थायराइड की बीमारियों के बारे में आम उगाही फराहम की थी, जिसमें ज़्यादा डिस्कशन थायराइड की बीमारियों की अक़साम और उनकी अलामात पर थी। आज मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि थायराइड की बीमारियों के लिए आम तौर पर कौन सी अद्वियात तजवीज़ की जाती हैं डॉक्टर साहब? अच्छा, सबसे पहले हम थायराइड हार्मोन्स की बीमारियों के लिए जो अद्वियात यानी जो गोलियां होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। और बेसिकली ये 2 इक़साम की होती हैं और दोनों का मकसद यही होता है कि थायराइड की अलामात को कंट्रोल किया जाए। जैसा हमने पिछले एपिसोड्स में ज़िक्र किया कि जी थायराइड की वजह से दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ने का रिस्क होता है, घबराहट, नींद ना आना, ये हाइपर थायरॉयडिज्म यानी ओवर एक्टिव थायराइड की मैं पहले बात कर रही हूँ। फिर हम हाइपोथायरॉयडिज्म यानी अंडर एक्टिव थायराइड की मेडिकेशन की अलग से बात करेंगे। तो हाइपर थायरॉयडिज्म यानी ओवर एक्टिव थायराइड में ये जितनी भी थायराइड की एक्सेस एक्टिविटी की वजह से अलामात आ रही होती हैं तो उनके लिए जो अद्वियात दी जाती हैं, जो 2 तरह की मैंने बेसिकली बताई हैं, जिसमें नियोमरकाज़ोल और एंड्रोल शामिल होती हैं। तो इनका मकसद ये होता है कि थायराइड की ज़्यादा एक्टिविटी की वजह से जो अलामात आ रही होती हैं उनको कंट्रोल किया जाए। और ये आपका जो डॉक्टर है यानी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है वो आपकी टेस्ट की रिपोर्ट और आपकी क्लिनिकल कंडीशन यानी आपकी अलामात के हिसाब से वो आपको डोज सजेस्ट करेगा कि कितनी टैबलेट्स आपने दिन में लेनी है। जिन लोगों को हल्की फुल्की बीमारी होती है उनकी कम डोज से भी बीमारी कंट्रोल में आ जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात बीमारी इतनी शिद्दत की होती है कि उसके लिए दवाई की यानी गोलियों की तादाद भी शुरुआत में इलाज के ज़्यादा रखनी पड़ती है। और ये अद्वियात करती क्या हैं कि जो थायराइड वो दूध का जो एक्स्ट्रा हार्मोन बनाने का काम होता है ये उस एक्स्ट्रा हार्मोन के बनने को कम कर रही होती हैं। और वो जो एक्स्ट्रा हार्मोन बन के आपके खून के ज़रिए मुख्तलिफ अज़ा पे असर कर रहा होता है ये उसके इफ़ेक्ट्स को भी रोकती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि जैसे मैंने पहले 2 एपिसोड्स में कहा था कि थायराइड की ओवर एक्टिविटी और थायराइड की अंडर एक्टिविटी की भी आगे बहुत सारी वजूहत होती हैं। तो ऐसा नहीं है जो आमतौर पर मरीज़ समझते हैं कि जी जिस तरह हाइपर थायराइडिज्म की तमाम वजूहत के लिए एक ही जैसा ट्रीटमेंट होगा, तो ये नहीं है। इसीलिए एक्सपर्ट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो पहले ये तयन करेगा ट्रीटमेंट देने से पहले कि आपका थायराइड अगर ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है तो वो किस वजह से है, क्योंकि तभी इलाज सक्सेसफुल होगा। क्योंकि थायराइड की ओवर एक्टिविटी की एक आम वजह ग्रेव्स डिजीज़ होती है, जिसमें थायराइड हार्मोन ज़्यादा बन रहा होता है, क्योंकि आपके जिस्म में एंटीबॉडीज़ की मिकदार ज़्यादा हो जाती है जीनियाती वजूहात की वजह से, जो थायराइड से ज़्यादा काम करा रही होती हैं।
इसी तरह थायराइड की ओवर एक्टिविटी की एक आम वजह थायराइड में सोजिश पैदा होना भी हो सकती है, जिसको हम मेडिकल ज़ुबान में थायराइडाइटिस कहते हैं। अब इन दोनों वजूहात की ट्रीटमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ है। जहाँ थायराइड हार्मोन ज़्यादा बन रहा है ग्रेव्स डिजीज़ में, वहाँ थायराइड हार्मोन की ज़्यादती यानी एक्सेस प्रोडक्शन को रोकना एम होता है। और थायराइडाइटिस में, जहाँ पे थायराइड में ऑलरेडी सोजिश आई होती है, वहाँ पे हमने थायराइड हार्मोन एक्सेस में नहीं बन रहा होता, वो सोजिश की वजह से ज़्यादा सिर्फ रिलीज़ हो रहा होता है। तो अद्वियात का टारगेट थायराइड की सोजिश को कम करना होता है। तो इन दोनों में फ़र्क है। अब अगर हमने बाज़ औक़ात ऐसे भी देखा है कि मरीज़ इधर उधर से या इंटरनेट से ट्रीटमेंट देख लेते हैं, जी हाइपरथायराइडिज्म की क्या है, और अक्सर वो ग्रेव्स डिजीज़ वाली ट्रीटमेंट वो थायराइडाइटिस में अगर गलती से ले लें तो उसका नुकसान होता है। इसीलिए कभी भी हार्मोन्स की कोई ट्रीटमेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की एडवाइस के बगैर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये आम अद्वियात से मुख्तलिफ होती हैं। इनके अपने बेनिफिट्स भी होते हैं और इनके अपने नुकसानात भी होती हैं। और इसी तरह हाइपोथायरॉयडिज्म यानी अंडर एक्टिव थायराइड में, जहाँ थायराइड हार्मोन कम बन रहा होता है, वहाँ हम फिर उसको रिप्लेस करने के लिए थायरॉक्सिन की शक्ल में जो कि गोलियाँ होती हैं वो देते हैं। अगेन उसकी डोज़ आपका डॉक्टर आपके टेस्ट और आपके क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से देता है। साहिबा, इन अद्वियात से कितने अरसे में मरीज़ की कंडीशन या अलामात में बेहतरी आ जाती है? अच्छा, थायराइड की बीमारियों की चाहे वो ओवर एक्टिव हों या अंडर एक्टिव हों, सबसे अच्छी बात ये है कि इनका रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है, बशर्ते कि थायराइड की बीमारी बहुत ज़्यादा शिद्दत की ना हो। लेकिन अगर माइल्ड टू मॉडरेट आपकी बीमारी होगी तो उसमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है, और अमूमन ये रिस्पॉन्स 1 से 2 महीने के अंदर देखने में आ जाता है। और इतना वक्त जो होता है वो जनरली दरकार होता है थायराइड की अद्वियात को काम करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके सारे प्रोसेसेस को रेगुलेट करना होता है। तो इसीलिए हम ये एडवाइस करते हैं कि थायराइड का जो भी अगला टेस्ट होगा, जो मतलब दवाई के लेने के बाद आप मॉनिटरिंग के लिए कराते हैं, वो 1 महीने से कम पे ना कराएं। कई लोग, ज़ाहिरी बात है, जैसे मैंने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो कई लोग दवाई लेने के हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद टेस्ट कराते हैं और वो वहीं का वहीं खड़ा होता है। तो इसलिए एक्सपर्ट की एडवाइस पे चलेंगे तो आप इन सारी चीज़ों की परेशानियों से बच जाएंगे। और क्या इन अद्वियात के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? और डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि हार्मोनल अद्वियात के फ़ायदे भी हैं और इनके अपने नुकसानात भी हैं। और अगर आप गलत कंडीशन में गलत दवाई ले लेंगे डॉक्टर को कंसल्ट किए बगैर, तो फिर डेफिनेटली उसका नुकसान भी होगा। और इसी तरह अगर आप गलत डोज़ लेंगे तो उससे भी अगेन साइड इफ़ेक्ट्स पैदा हो सकते हैं। जिस तरह हाइपरथायरॉयडिज्म की जो अद्वियात हैं, अगर उनकी डोज़ करेक्ट ना ली जाए, ज़्यादा ले ली जाए, तो उससे होता ये है, या समटाइम्स एलर्जिक रिएक्शंस भी हो जाते हैं, जिसमें आपके ब्लड के सेल्स कम होना शुरू हो जाते हैं, मुंह में छाले बनना शुरू हो जाते हैं, मुंह पकना शुरू हो जाता है, और ये थायराइड की दवाइयों का एक बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा बाज़ औक़ात अगर आप दवाई की डोज़ ज़्यादा ले रहे हैं रिक्वायरमेंट से, तो आपका थायराइड अंडर एक्टिव भी हो सकता है। और इसी तरह थायराइडाइटिस में जो स्टीरॉयड ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो एक पूरा 2 से 3 हफ़्ते का कोर्स होता है, जिसकी प्रॉपर डोजेज आपके डॉक्टर ने सेट की होती है। अगर आप कम या ज़्यादा लेंगे तो उससे भी नुकसानात होते हैं, क्योंकि स्टीरॉयड बहुत ही पावरफुल दवाई है और ये ऐसे रूटीन में ख़ुद से नहीं ली जा सकती। इसी तरह थायरॉक्सिन को अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो दिल की धड़कन तेज़ होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, लूज़ मोशन होना, घबराहट होना, नींद ना आना, वज़न कम होना, ये सब हो सकता है। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि थायराइड की सर्जरी किन बीमारियों में तजवीज़ की जाती है, और इसके अलावा थायराइड सर्जरी से मुतालिक कोई आम मालूमात जो आप हमारे सामईन को दे सकें। जैसे थायराइड की अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आपने बताया, क्या थायराइड सर्जरी की भी कोई पेचीदगियाँ होती हैं? मैंने पिछले 2 एपिसोड्स में भी बताया था कि थायराइड की सर्जरी जो होती है ना, वो बहुत स्पेसिफ़िक केसेस के लिए, ये सेलेक्टिव केसेस के लिए होती है। अमूमन वहाँ जहाँ पे बहुत बड़ा गिल्लड़ बना हो या कोई एक आध रसोली हो, जो कि कैंसर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और वो थायराइड के कारकर्दगी में डिस्टर्बेंस ला रही हो। तो हर हाइपरथायरॉयडिज्म में या हाइपोथायरॉयडिज्म में सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं होती, और हाइपो में तो वैसे भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ थायराइड पहले ही काम कर रहा है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में अगर कोई गिल्लड़ बना हुआ है जो सांस की नाली या खुराक की नाली पे दबाव डाल रहा है,
या कोई एक गिल्टी है जो ज़्यादा काम कर रही है, थायराइड के फंक्शन को डिस्टर्ब कर रही है, तो ऐसी सूरतों में थायराइड की सर्जरी इवन थायराइड के कैंसर में भी ज़रूरी होती है। और इसमें भी 2 इकसाम होती हैं। एक होती है जिसको हम टोटल थायरॉयडेक्टमी कहते हैं, जिसमें आपका पूरा थायराइड ग्लैंड निकाल दिया जाता है, और एक होती है सब टोटल थायरॉयडेक्टमी, जिसमें थायराइड का कुछ हिस्सा छोड़ दिया जाता है ताकि थायराइड हार्मोन्स की जो जिस्म में फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब ना हो। जो टोटल थायरॉयडेक्टमी वाले मरीज़ होते हैं जिसमें पूरा थायराइड निकाल दिया जाता है, जो कि अमूमन बड़े गिल्लड या थायराइड कैंसर में देखा जाता है कि ये सर्जरी की जाती है, तो उसमें फिर पेशेंट को लाइफ लॉन्ग थायरॉक्सिन पे आना पड़ता है, क्योंकि थायराइड ही जब निकल गया है तो पीछे थायराइड हार्मोन्स बनाने वाली कोई चीज़ नहीं है। हाँ, जो सब टोटल थायरॉयडेक्टमी है जिसमें थायराइड का कुछ पोर्शन वो छोड़ देते हैं सर्जन आपकी नेक में, तो उसमें ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि थायरॉक्सिन लेने की नौबत आए। और जहाँ तक थायराइड की सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस यानी पेचीदगियों का सवाल है, तो डेफिनेटली हर प्रोसीजर की तरह इसके अपने रिस्क होते हैं। इसमें थायराइड ग्लैंड के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि थायराइड की सर्जरी के बाद अक्सर 7 पैराथायराइड ग्लैंड्स भी रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ के जिस्म में कैल्शियम की बहुत शदीद कमी हो सकती है। इसी तरह इन्फेक्शन भी हो सकता है ज़ख़म में, एनेस्थीसिया के अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं, और बाज़ औक़ात अगर थायराइड के साथ पड़ी हुई जो नर्व होती है, रिकरेंट रेंजियल नर्व, अगर उसको नुकसान पहुंच जाए सर्जरी के दौरान, तो मरीज़ की आवाज़ में भी तब्दीली या आवाज़ बैठ जाती है। तो ये वो आम पेचीदगियाँ हैं जो हो सकती हैं, लेकिन जितने एक्सपर्ट डॉक्टर से ये प्रोसीजर कराया जाए उतना कॉम्प्लिकेशंस का रेट कम होता है। अब हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव एविडियन थेरेपी के बारे में। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये इलाज का क्या तरीकाकार है और किन सूरतों में तजवीज़ किया जाता है, और इसके कोई रिस्क होते हों? अब हम आते हैं तीसरे और आखिरी तरीक़ेकार पे थायराइड की बीमारियों की, जिसको रेडियो एक्टिव आयोडीन का इलाज कहा जाता है। ये भी अगेन बहुत सेलेक्टिव केसेस में दी जाती है, और हमल में और जो माएँ बच्चों को फीड करा रही होती हैं ये उनके लिए नहीं होती है। इसमें होता यह है कि रेडियो एक्टिव आयोडीन एक दवाई होती है जो जब पिलाई जाती है तो उससे थायराइड की ओवर एक्टिविटी का जो मसला होता है वो ख़त्म हो जाता है, और ज़्यादातर केसेस में थायराइड ओवर एक्टिव से वापस नॉर्मैलिटी पे आ जाता है, और कुछ केसेस में 5 से 10% केसेस में वो इवन अंडर एक्टिव भी हो जाता है, जहाँ पे थायरॉक्सिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए चाहे आप पेशेंट थायराइड की दवाइयों पे हो, या सर्जरी उसकी हुई हो, या रेडियो एक्टिव आयोडीन हुई हो, डॉक्टर के साथ, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ रेगुलर फॉलोअप रखना ज़रूरी है ताकि आपकी दवाइयों को वो टाइमली सेट कर सकें। कई लोग इस चीज़ की फॉलोअप विज़िट्स की वैल्यू को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि हर महीने दिखाना क्यों ज़रूरी होता है। वो इसलिए होता है कि अगर आपके लेवल्स में थायराइड के हार्मोन्स के कोई चेंज आ रही है तो दवाई को उस हिसाब से सेट करना ज़रूरी होता है, वरना जैसे मैंने साइड इफ़ेक्ट्स बताए पहले, उनका डर होता है। और यहाँ मैं एक और भी मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहूँगी। रेडियो एक्टिव आयोडीन से कैंसर नहीं होता है। बहुत ही रेयरली इसकी शरह होती है कि कोई सेकेंडरी कैंसर जो के यानी रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी के बाद बन जाए कहीं। डॉक्टर साहब, अपने बहुत तफसीली और इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू की, जिससे हमें थायराइड की बीमारियों के इलाज के मुताल्लिक बहुत सारी इगाही मिली। अब मैं अपने सामीन को दरख्वास्त करना चाहूँगा कि उनकी तरफ से अगर कोई सवालात हों तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि हम अगले आने वाले एपिसोड में डॉक्टर साहिबा से इनसे के जवाबात ले सकें। अगर आप में से कोई डॉक्टर साहिबा से ऑनलाइन चेकअप या क्लिनिक चेकअप का रवाना चाहे तो उसकी तफसीलात इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और जहां तक मैं डॉक्टर साहिबा को जानता हूं, डॉक्टर साहिबा इंतहाई खुश अखलाकी और सब्र तहम्मुल से पेशेंट का सारा मसला सुनती हैं और उसका हल फराहम करती हैं, और यही वजह है कि डॉक्टर साहिबा सबसे ज़्यादा मारूफ हैं। जी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां पर हम मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू करेंगे ताकि हमारे सुनने वालों को इस पॉडकास्ट से, सीरीज़ से ज़्यादा फ़ायदा मिले।